सोहन और मोहन दोनों बेटे अपनी माँ को अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे। दोनों अपने लालच के चलते ही उन्हें अपने घर में रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही ललिता जी ने अपने एक बेटे को अपने पैसे दिए, जब यह बात दूसरे बेटे को पता चली, तब उसने अपनी माँ को घर से निकालने के लिए एक प्लान बनाया, जिस कारण वह आज स्टेशन पर बैठी अपने बेटे का ही इंतजार करती रही। लेकिन बेटा उन्हें टिकट लेने के बहाने वहां एक बेंच पर बिठाकर चला आया। अब बेचारी ललिता जी अपने बेटे की राह देखते देखते थक चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ खड़ा एक चाय वाला उस बूढ़ी औरत को देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया, तब वह उनसे कहता है कि माँ जी, आप यहाँ सुबह से अकेली बैठी हुई हैं, कोई दिक्कत है क्या? तब वह कहती हैं, बेटा, मेरा बेटा टिकट लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। तब वह कहता है कि आपका बेटा आपको लगता है धोखा देकर चला गया। लेकिन यह बात ललिता जी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह रोती हुई यहाँ वहाँ देखती जा रही थी। हर चेहरे में वह किसी को ढूंढ रही हूँ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी हुई वह बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर चुप करके बैठ जाती। तभी अचानक पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह वृद्ध औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से रोने लगी। मोहन मोहन। ना जाने उसके कमज़ोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ती हुई हर एक डिब्बे के पास जाकर आवाज़ लगाने लगी, मोहन, ओ बेटा मोहन। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चली जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। वह वृद्ध औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफार्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर चाय बेचता एक युवक उस बुढ़िया को ना जाने कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नज़र से देखा, फिर बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर बहुत ज़्यादा दूर है क्या? फिर उस चाय बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो। फिर उस बुढ़िया ने दाईं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया? वह युवक बोला, अम्मा, टिकट काउंटर दाईं तरफ नहीं है, अपने बाईं तरफ देखिए, पास में ही टिकट काउंटर है। नहीं, मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है, यह कहकर वह मुझे यहाँ बिठा कर गया है। अब उस युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी बुढ़िया बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए, अब मैं क्या करूं? तभी चाय वाले ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी हैं तो आपको भूख भी लगी होगी, लीजिए माँ जी, यह खा लीजिए। चाय वाले ने अपना खाना उनके हाथ में दे दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था, खाने के लिए समय ही नहीं मिला, आप खा लीजिए। बुढ़िया ने कांपते हाथों से खाना लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है। आप एक बात बताओ, आप कौन से गांव से आई हो? मैं आपको टिकट ले देता हूँ, उस व्यक्ति ने पूछा। तो वह बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। ललिता नाम की बूढ़ी औरत, जिनके 2 बेटे मोहन और सोहन हैं। ललिता जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की
दूध की डेयरी संभालता है और छोटा बेटा दिल्ली में दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही ललिता जी के पति की मृत्यु हो गई थी। ललिता जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हालत एक काम वाली बाई की तरह थी, जो दिन भर घर का काम भी किया करती थी और बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी, लेकिन ललिता जी फिर भी मन मारकर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब ललिता जी रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे मोहन का फ़ोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फ़ोन देखकर ललिता जी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और खुशी के मारे कांपते हाथों से फ़ोन लेते हुए बोली, हेलो मोहन बेटा। तभी मोहन की आवाज़ आई, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहू राखी की तबीयत ठीक नहीं है। 4-5 दिनों से बुखार है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर ललिता जी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर मोहन बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास दिल्ली में आ जाइए, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यह बात सुनते ही ललिता जी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द दिल्ली पहुँचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब ललिता जी के पति की मृत्यु हुई थी, उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नज़र उनके पैसों पर थी। यह उनकी माँ से प्यार नहीं था, बल्कि दिखावा मात्र था। परंतु ललिता जी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममतामयी माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है और बेचारा बेटा कैसे घर संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है, फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ। तो क्यों ना दिल्ली ही चली जाऊँ, रोज़ रोज़ की इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा सोहन घर पर आया, तो ललिता जी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे दिल्ली जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर सोहन चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब ललिता जी ने कहा कि राखी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत बीमार है, इसलिए मोहन ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे भी थोड़ा हौसला हो गया और घर का काम भी संभाल लूँगी। यह बात सुनते ही सोहन गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपको बीमे के पैसे मिले हैं तब वह आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नज़र केवल तुम्हारे पैसों पर है। फिर ललिता जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, मोहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ठीक है माँ, मैं आपका दिल्ली का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमे के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहाँ गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आपसे पैसे ले लेगा। तब ललिता जी बोली, इस समय भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही हैं? वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो बीमे के पैसे में से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाल कर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए ललिता जी ने कुछ पैसे अपने पास रखते हुए
बाकी के सारे पैसे सोहन को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही सोहन और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। फिर क्या था, सोहन तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को दिल्ली भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया। और अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बिठा दिया। एक और तो ललिता जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही हैं। दिल्ली स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने मोहन उसकी राह देख रहा था। मोहन से मिलकर ललिता जी तो उसकी बलाएं ही लेती जा रही थी। मोहन अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू से मिलते ही ललिता जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, तेरी इतनी सेवा करूँगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूँगी। तभी उनकी बहू राखी बोली, लेकिन माँ जी, मुझे सेवा से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है। फिर ललिता जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली? दवाइयाँ कहाँ से लेते? आपके बेटे की तो कुछ कमाई है ही नहीं, सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मारकर आ जाते हैं। यह सुनकर ललिता जी को बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे से बना काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तुम देखना बुखार तो यूँ गायब हो जाएगा। ललिता जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काटकर उन दोनों को खिलाएं। अब जैसे ही ललिता जी सब्जी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तब राखी ने मोहन से कहा, तुम्हारी माँ तो यह जहर जैसे काढ़े को पिला पिलाकर मुझे सच में बीमार कर देंगी। अरे क्या करूं राखी, मैंने तो सोचा था कि माँ आएगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था। लेकिन माँ है कि अपने देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए। फिर राखी बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, कभी मोहन अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लेता तो कभी राखी किसी न किसी बहाने अपनी सास से पैसे ऐंठ लेती। ललिता जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फ़र्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते और बहू पर काम का ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए इस उम्र में भी ललिता जी जैसे तैसे रसोई का सारा काम निपटा दिया करती और पूरे घर की सफाई, बर्तन धोने जैसे काम भी करवा देती थी, जैसे कि उनकी शुरू से आदत थी। इस सब से राखी भी तो बहुत खुश थी कि चलो बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। ललिता जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती। लेकिन एक दिन ललिता जी का रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वह काम नहीं कर पाती थी। सारा काम वापस राखी पर आ गया। ऊपर से जब मोहन ने उनसे कहा कि माँ, इस महीने खर्च ज़्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए, तो ललिता जी बोली, बेटा मेरे पास कहाँ हैं पैसे। तेरे पिताजी के बीमे के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफ़ी पैसा तेरे बड़े भाई सोहन ने ले लिया, और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वो तुमने ले लिया। मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट तक का पैसा नहीं है। मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन एकाएक गुस्से में आ गया। माँ,
तुमने सारा पैसा सोहन भैया को दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती हो सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा? अब जब सारा पैसा आपने बड़े भैया को दे कर आई हो तो उसी के साथ रहो। तब ललिता जी बोली, तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती तुम पर। यह बात सुनकर राखी बदतमीजी से बोली, ज़्यादा भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है। अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? फिर मोहन ने कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती? भैया के पास गांव वापस चली जाओ। अपने बेटे बहू के मुंह से यह बात सुनकर ललिता जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है क्या? केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वो तो तुम ऐसे भी मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। यह कहकर ललिता जी रोने लगी। माँ जी यह फालतू के नाटक बंद कीजिए। हमसे अपना खर्चा उठाया नहीं जाता, आपको कहाँ से बिठा कर खिलाएंगे? राखी ने कहा तो मोहन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप अपना सारा सामान पैक कीजिए, मैं कल आपको स्टेशन पर छोड़ कर आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर ललिता जी अचंभित रह गई थी। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे सोहन को फ़ोन किया और रोते रोते उसे सारी बात सुनाई। फिर सोहन बोला, माँ हमने आपको इतने साल रखा है तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? अभी यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं रहिए। इतना कहकर सोहन ने फ़ोन काट दिया। ललिता जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही थी? आखिर यह दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? ललिता जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। जिस बेटे के मोह में वह गांव छोड़कर दिल्ली आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वह बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब ललिता जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। ललिता जी के जागते ही मोहन बोला, चलिए माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। नहीं बेटा मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी बहू बोली, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं? क्यों यहाँ रहकर हमारा खर्चा बढ़ा रही हो? फिर ललिता जी ने कहा, लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊँगी? सोहन ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया है। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया? मैं भी देखता हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर मोहन अपनी माँ ललिता जी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और उसके बाद टिकट लेकर आने का कहकर गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ ललिता जी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही थी और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई। एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे मोहन का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह चाय वाला फिर से चाय बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफार्म पर ही निढाल सी पड़ी हुई हैं। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य
गरीबों और मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस चाय वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने ललिता जी को भी खाना दिया। ललिता जी ने भूख और तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से ख़त्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर ललिता जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे मेरा यह हाल कर देंगे, लेकिन अब मैं किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वे लोग उन्हें एक वृद्ध आश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सज़ा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तो ललिता जी कहने लगी, मुझे किसी को सज़ा नहीं दिलवाना है, लेकिन मैं उस नरक में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी दिन जैसे तैसे काट लूँगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती हैं। शायद इसलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं? वही इसके कारण कुछ बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रम तक छोड़ आते हैं तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही घटना घटी 70 वर्ष की ललिता जी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने भी उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? न्यूज़ कवर करके और ललिता जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। ललिता जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए अभी 8 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्ध आश्रम का संचालक आया और उन्हें कहने लगा कि आपके बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। ललिता जी यह सुनकर बड़ी हैरान हो गई, साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार उनके बच्चों के मन में उनके प्रति प्यार उमड़ आया। परंतु जैसे ही वो बाहर आईं, उन्होंने देखा कि 25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर ललिता जी निराश होकर वापस जाने लगी, क्योंकि वह उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज़ आई, ललिता ताई पहचाना नहीं? अपने बेटे की यह आवाज़ सुनकर उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि इस नाम से तो उन्हें केवल राहुल पुकारा करता था। ललिता जी ने पीछे की ओर देखा और विस्मय भरी नज़रों से उस लड़के की ओर देखने लगी और थोड़ी देर देखती ही रही। हाँ, यह तो राहुल ही था। उसे देखते ही ललिता जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कितना बड़ा हो गया है रे तू! 13-14 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राहुल एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर ललिता जी और उनके पति ने उसे अपने खेत में काम दे दिया था। तनख्वाह के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च भी उठाते थे। लेकिन जब ललिता जी के बेटे सोहन ने खेती का कार्यभार संभाला तो राहुल पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर वहाँ से निकाल दिया। ललिता जी रोती रह गई कि मेरा राहुल ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। आज राहुल को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर ललिता जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी राहुल बोला, अरे ताई,
अपने राहुल को आपने पहचाना नहीं। इतना कहते ही राहुल ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो तभी ललिता जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राहुल की पत्नी भी ललिता जी के पैर छूने लगी। यह आपकी बहू है ताई, राहुल ने कहा तो ललिता जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तभी राहुल बोला, ताई मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी तो मैं खुद को रोक ना पाया। नियति भी कितना अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। ताई मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूँगी। ताई बचपन में आपने जो प्यार और सहारा मुझे दिया था उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ मैं। यह आपके एहसान ही थे मुझ पर कि मैं आज एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राहुल ललिता जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन ललिता जी आंखों में आंसू लिए वैसे ही खड़ी रहीं। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर राहुल आंखों में आंसू लिए ललिता जी के पैरों में गिर गया और बोला, ताई इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस यह एक एहसान और कर दो, हमारे साथ चलने के लिए मना मत करो। राहुल और उसकी पत्नी को इस तरह जिद करते देख ललिता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन दोनों को गले लगाकर वह खूब रोईं और उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। आज राहुल को अपनी माँ मिल गई थी और ललिता जी को परिवार का साथ। अब ललिता जी राहुल और उसके परिवार के साथ ही रहने लगी। उन्हें वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन ललिता जी को कभी कभी अपने बेटे और बहू के साथ किए गए व्यवहार को सोचकर दुख होता था। लेकिन राहुल के बच्चों के साथ वह हंसती बोलती रहती थी, खुश रहती थी। राहुल की पत्नी ललिता जी की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखती थी। वह उन्हें घर का कोई काम छूने तक नहीं देती थी। वहीं दूसरी ओर वह अपने बेटे बहू के घर में घर का काम भी करती थी, लेकिन तब भी वह उन पर बोझ ही थी। तो दोस्तों, राहुल ने अपनी ताई को वृद्धा आश्रम से अपने घर में लाकर जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।